हेलो स्टूडेंट्स। देखो हम लास्ट लेक्चर में गैसेस स्टेट में केटीजी पढ़ रहे थे। केटीजी लगभग एंड पर है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव कर ली थी और वहाँ से हमने URMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। स्क्वायर रूट 3RT/m m की वैल्यू कैसे लेते हैं, क्वेश्चन लिया था ऑक्सीजन वाला। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2RT एक मोल के लिए, और वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आइडेंटिटी ऑफ द गैस पर डिपेंड नहीं करती। तो ये था हमने बात की थी। इसके अलावा हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में बात की थी कि मैक्सवेल साहब ने क्या बोला। मैक्सवेल साहब ने ये कहा कि भाई किसी गैस सिस्टम में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड को तो ट्रैक नहीं कर सकते हम, वो तो बहुत बार चेंज होती है, बिलियंस ऑफ टाइम इट चेंजेस पर सेकेंड, बट fraction of the total number of molecules having the speed in a certain speed range, जैसे 300 मीटर पर सेकेंड से लेके 301 मीटर पर सेकेंड में वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन द कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर वुड रिमेन कांस्टेंट। ये बात उन्होंने कही और उसके बेसिस पर एक डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि आपको याद नहीं करनी होती, आप छोड़ सकते हैं, वो कोई जरूरत नहीं है। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ कुछ ऐसा था, देखो ये वाला बेल शेप्ड कर्व था, मैंने बनाया भी था, मैं एक बार फिर दोबारा बना रहा हूँ। तो 1/, बल्कि ऐसे ले लो, इसको भी ले सकते हो, dNu/n फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये आइडिया कि n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड dNu इज द मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड बिटवीन u to u plus du। सो गाइस दिस इज स्पीड u, ये ग्राफ था एंड ग्राफ इज लाइक दिस बेल शेप्ड कर्व। ये हमने कहा भी था कि दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव दिस पर्टिकुलर स्पीड, दिस इज कॉल्ड MP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को पोजेस करते हैं दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP। तो लाइक दैट ग्राफ कैन बी ड्रॉन, इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। कहा भी था कि हायर वैल्यूज ऑफ U के लिए एक्सपोनेंशियल डिके वाला जो पोर्शन है e की पावर -mu² वाला जो टर्म था दैट बिकम्स डोमिनेंट, इसलिए ग्राफ उसे खींच करके इस जीरो की तरफ ले आता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इन द लोअर पोर्शन पैराबोलिक फैक्टर वाज डोमिनेंट, ये बात बताई थी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Maxwell distribution of molecular speeds। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड क्या, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जरा ध्यान से देखो। पहला पॉइंट ये है, ये फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड के साथ ये वेरिएशन है। बहुत कम स्पीड वालों का जो फ्रैक्शन है वो बहुत कम, बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम है भैया, देख लो। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेरी लो स्पीड, ये कट तो नहीं गया ग्राफ में, एक बार चेक कर लूं, नहीं ठीक है। बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम, फ्रैक्शन इज वेरी स्मॉल, ये फ्रैक्शन है ना। बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी फ्रैक्शन बहुत कम। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड इन अ सर्टेन रेंज अराउंड UMP। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि फर्स्ट एट ए गिवन टेम्परेचर इस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो at a given temperature, fraction of gas molecules having very low speed or very high speed are very low। क्या बात कह रहे हैं, समझ गए ना।
बहुत कम स्पीड वालों का भी फ्रैक्शन बहुत कम है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत कम है, दे आर वेरी लो। ऐसे स्पीड जिनकी, ऐसे मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत लो है। most of the molecules have the speed in a certain range near UMP. So most of the gas molecules have speed, most of the gas molecules have speed in a range, in a speed range near UMP. Most probable speed के around most of the molecules have the speed in a certain range near UMP. ये पहला पॉइंट था। नाउ सेकंड, दूसरा, ये फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स हैं विद द स्पीड। इस ग्राफ को अगर देखें तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ कम्स आउट टू बी 1। एरिया ऑफ दिस ग्राफ कम्स आउट टू बी 1, तो या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो लिखो एरिया ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ, 1/n dnu/du versus u is constant and equal to 1। अच्छा, कई बार हम 1/n dnu/du ले लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पर, मतलब ये तो फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हो गए पर यूनिट स्पीड इंटरवल। कई बार ऐसे भी ले लेते हैं, एरिया ऑफ ग्राफ dnu/du versus u is a constant value and is equal to total number of gas molecules। तो एरिया ऑफ द ग्राफ dnu/du versus u is a constant value and is equal to the total number of gas molecules। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ, दिस इज कांस्टेंट। अच्छा, ये बात शो भी कर सकते हैं, कैसे, जरा ये पूरी बात नोट करो और ऊपर वाला एक पॉइंट हटाएंगे तब इसको देखेंगे कि एरिया कैसे 1 आया। ऊपर वाले ग्राफ का एरिया 1 है, 1 भी तो कांस्टेंट ही है। एंड एरिया ऑफ द ग्राफ दिस वन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। आपने जो भी मॉलिक्यूल्स एक बार कंटेनर में भर दिए, दौड़ भागी तो कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट। ये शो भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। पहले एक बार जरा ये ऊपर वाला पोर्शन हटाएंगे, नोट करें। चलिए इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं हम। तो मान लो ये एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ 1/n 1/dnu/du वर्सेस u। जरा ग्राफ बनाओ, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं पूरे ग्राफ का, तो 1/n dnu/du वर्सेस u, लाइक दिस। अब मान लो ये स्पीड u1 है, मान लो ये स्ट्रिप्स में पूरे एरिया को हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट लिया इस टाइप से। सारे स्ट्रिप्स का एरिया का सम कर दो, दैट इज द एरिया ऑफ द ग्राफ। तो ये मान लो स्पीड u है, u1 ले लिया, और ये थिकनेस कितनी है, दिस इज du। du इज कांस्टेंट, 0.1 मीटर पर सेकंड टाइप मान लिया। तो वो सेम थिकनेस की स्ट्रिप्स लेते चले गए, और ये हाइट जो है वो लगातार चेंज होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। तो एक तरीके से टोटल एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ बनाया है, वुड बी व्हाट, किसी स्ट्रिप का एरिया कितना होता है भाई, स्ट्रिप का एरिया होता है एक तरीके से इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के, और मान लो कहाँ तक जाएंगी स्पीड की वैल्यूज, दैट विल गो अप टू, स्ट्रिप इंटीग्रेट करो, थिकनेस से लिख लेते चले जाओ। तो कैसे लेते चले जाएं, जैसे पहली स्ट्रिप है उसकी हाइट 1/n dnu1 अपॉन du इंटू व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, du 1/n dnu2 अपॉन du इंटू du प्लस सो ऑन, जोड़ते चले जाओ। du से du कैंसिल, du से du कैंसिल, 1/n कॉमन आ गया, और क्या आ गया, ये
dNu1 प्लस dNu2 प्लस, चलते चले जाओ ऊपर, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड u1, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड u2, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स का सम लेना है, तो ऊपर n ही तो हो गया, वो आ गया ना, विच इज कांस्टेंट। यही तो बात कह रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है दैट इज कांस्टेंट। अगर ग्राफ 1/n dNu/du वर्सेस u का है तो एरिया विल कम 1 विच इज कांस्टेंट, और यदि ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं dNu/du वर्सेस u का, देन द एरिया विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वेसल विच इज इक्वल टू व्हाट, n लिख लो वो n भी। ये सेकंड पॉइंट था, नोट करो पूरी बात। तो ग्राफ का एरिया क्या है, कांस्टेंट है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, वी विल सी। नोट करें, नाउ थर्ड पॉइंट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में। तीसरा पॉइंट ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। वो ग्राफ देखो ऐसा आएगा, 1/n dNu/du वर्सेस स्पीड u। मान लो टेम्परेचर रिलेटिवली लो है तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ग्राफ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा और पीक भी आगे शिफ्ट हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप से। मान लो ये टेम्परेचर T1, ये T2, ये T3। ऑफ कोर्स T1 से बड़ा T2 से बड़ा T3, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर सेम गैस। एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सेम गैस के लिए है बट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए है। ग्राफ की नेचर ये हो गई। हुआ क्या, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये यूएमपी था, यूएमपी एट टेम्परेचर T1, यूएमपी एट टेम्परेचर T2, यूएमपी एट टेम्परेचर T3। तो गाइज ये है यूएमपी एट टेम्परेचर T1, यूएमपी एट टेम्परेचर T2, यूएमपी एट टेम्परेचर T3। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा, एरिया ऑफ द ग्राफ तो कांस्टेंट ही रहना है और यूएमपी तो बढ़ना है। यूएमपी का तो फॉर्मूला पता है आपको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू 3RT। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला हमने डिराइव नहीं किया है अभी, बट मैं बता देता हूं आपको। ये फॉर्मूला ऐसा आएगा 2RT/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है तो स्पीड ही ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास। अब चूंकि सेम गैस है तो m तो सेम हो गया। सेम गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो T बढ़ाएंगे तो यूएमपी तो बढ़ेगा, तो यूएमपी की वैल्यू राइट में शिफ्ट होगी। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, यूएमपी विल इंक्रीज। ये फॉर्मूला अभी डिराइव नहीं किया है और हम डिराइव करेंगे भी नहीं, बट हम डिफाइन करेंगे इसको कि किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाती है, वो मैक्सिमा फाइंड आउट कर लें, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड, इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, ये फॉर्मूला आ जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा है। क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पर चूंकि एरिया कांस्टेंट रहना है, यूएमपी बढ़ गया, ग्राफ फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया, और देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, कम टेम्परेचर पर कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, टेम्परेचर बढ़ाने पर लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल और कम हो गए, और हाई स्पीड वाले, बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या थोड़ी बढ़ गई। ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3 है, हाईएस्ट टेम्परेचर। तो बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई, बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल की संख्या थोड़ी बढ़ गई, एंड यूएमपी इंक्रीजेस बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोज टू यूएमपी। ये ग्राफ बिकम ब्रॉड, देखो जैसे ये नैरो है, यहाँ ये ब्रॉड हो गया और ब्रॉड हो गया अराउंड यूएमपी।
तो लिखो, इस पॉइंट को याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन रेजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, UMP इंक्रीजेस, ग्राफ बिकम्स ब्रॉडर नियर UMP, but peak of the graph decreases. Peak of graph at UMP decreases. That is, more molecules of low speed shift to higher speed. साथ ही साथ ये भी याद रखना है, सिंस एरिया कांस्टेंट है तो ग्राफ ब्रॉड हो गया है अराउंड UMP, तो पीक भी डाउन हो जाती है और कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल की संख्या घट जाती है, हायर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लो स्पीड डिक्रीज and of high speed increase। तो लो स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द लो स्पीड घटते हैं फर्दर और हाई स्पीड वाले बढ़ जाते हैं, ग्राफ से दिखाई पड़ रहा है। फिर सुन लो, सेम गैस है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, UMP तो बढ़ेगा, ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा, peak will be shifted to the right, UMP will increase, but peak will come down and more of the molecule graph become broader around the UMP। ये इस टाइप से, जैसे ब्रॉडर का मतलब क्या हुआ, देखो ब्रॉडर हो गया, ये कम ब्रॉड था, ये कम ब्रॉड है, ये ज्यादा ब्रॉड हो गया, तो ग्राफ बिकम्स ब्रॉडर, ब्रॉडर होगा तो एरिया बढ़ेगा, बट एरिया तो कांस्टेंट है, तो फिर पीक घट जाती है, it decreases। तो number of molecules having the most probable speed that decreases, that fraction is decreased। total number of molecules तो constant ही है, तो ग्राफ ऑफ एरिया ऑफ द ग्राफ इज कांस्टेंट। कई सारी बातें हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस UMP बढ़ता है, बढ़ेगा, ग्राफ बिकम्स ब्रॉडर नियर UMP, ब्रॉड हो गया और ब्रॉड हो गया, but peak of the graph at UMP decreases and more molecules of the low speed shift to the higher speed, number of molecules having low speed decrease and of the high speed increase। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, नोट करें पूरी बात। और एक पॉइंट और भी लेंगे, ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़ना होता है आपको, KTG फिजिक्स में भी है, जैसे मैंने बताया था, वो भी ये सब चीज़ें सिखाएंगे आपको, बट रिपीटिशन ही होगा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी सिमिलर। KTG थोड़ी चेंज हो जाएगी, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। नोट करो, एंड द लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट वी शैल टेक। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें अलग अलग गैस के लिए सेम टेम्परेचर पर, इससे पहले वाला ग्राफ क्या था, सेम गैस थी बट टेम्परेचर अलग अलग था, इस बार क्या बना रहे हैं, अलग अलग गैसेस हैं बट टेम्परेचर इज सेम, तो 1/n dnu/du वर्सेस स्पीड u for different gases at same temperature।
फॉर डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर ग्राफ कुड बी लाइक दिस। मान लो दो गैसेज हैं हैवी और लाइटर, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। मान लो ये है Cl2 के लिए और ये है मान लो O2 के लिए। Cl2 इज 71 ग्राम पर मोल, O2 इज 32 ग्राम पर मोल मोलर मास। हल्की गैस, ऑब्वियसली ऐसा तो होना ही है। वो क्यों होना है? ये UMP है किसका? Cl2 का। ये UMP है किसका? O2 का। UMP ऑफ Cl2, UMP ऑफ O2, और मैंने UMP का फॉर्मूला अभी लिखवाएंगे, बट अभी बताया भी था कि UMP फॉर ए गैस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2RT अपॉन m। UMP इज स्मॉलर वैल्यू देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला है ये 2RT अपॉन m। अब टेम्परेचर सेम है, ठीक है, R तो एवर कांस्टेंट, 2 तो 2 ही है। UMP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास। हैवियर गैस होगी तो UMP कम होगा। देखो UMP Cl2 का कम है इन कंपैरिजन टू O2, तो ऑब्वियसली इस तरह का ग्राफ होगा। अब ये दो अलग अलग गैसेस हैं, सेम टेम्परेचर पर ग्राफ अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। कब इनके ग्राफ सेम होंगे? दो अलग अलग गैसेस के मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कब ओवरलैप करेंगे, कब आइडेंटिकल हो जाएंगे? जब आइडेंटिकल हो जाएंगे, जब उनके UMP मैच कर जाएं। और वो कब होगा? 2R तो कांस्टेंट है, जब T/m इज सेम। तो लिख दो टू डिफरेंट गैसेस will have identical Maxwell distribution curve तो two different gases will have identical Maxwell distribution curve when क्या भाई? when T/m value of both gases are equal. Very important for solving question. तो गाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम करेगा। याद रखिए कि टू डिफरेंट गैसेस विल हैव द आइडेंटिकल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व व्हेन T/m वैल्यू ऑफ बोथ द गैसेस आर इक्वल। जब तो उनके UMP बराबर हो जाएंगे, तो T/m शुड बी इक्वल, UMP ऑल्सो विल बिकम इक्वल। That is UMP becomes equal। तो इसका मतलब दो गैसेस हैं, तो T1 अपॉन m1 इज इक्वल टू T2 अपॉन m2 फॉर गैसेस टू हैव आइडेंटिकल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। Maxwell distribution of molecular speeds। Maxwell distribution is all based on kinetic theory of gases। तो गाइज ये पॉइंट्स थे, इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? बट हम एक दो स्पीड को और डिफाइन करेंगे, तब उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पूरी बात नोट करो। तो ये थे 4 मेन फीचर्स ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। नोट इट डाउन। जैसे कुछ और फॉर्मूले, वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, जैसे पहली स्पीड की बात करें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हालांकि ये पढ़ चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे हम बोल रहे हैं URMS।
क्या है रूट मीन स्क्वायर स्पीड? यू आर एम एस फॉर ए गैस सैंपल इज इक्वल टू जनरल फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होगा? सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वायर का एवरेज और उसका स्क्वायर रूट। जैसे u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस, मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं तो un स्क्वायर अपॉन एवरेज निकालना है n। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी बोल देते हैं, जरूरी थोड़ी है हर मॉलिक्यूल की स्पीड सेम हो। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड हो, कुछ और मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड कुछ और हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम हो तो दो बार क्यों ऐड करें, दो से मल्टीप्लाई कर दें, इस टाइप से। dn1 u1 प्लस स्क्वायर, dn2 u2 प्लस स्क्वायर, dn3 u3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? dn1 प्लस dn2 प्लस dn3 प्लस, जोड़ते चले जाओ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से आप चलते चले जाते हो। तो इफेक्टिवली दिस इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ, सबका ऐड कर रहे हैं तो एक तरीके से ये इंटीग्रेट तो हो रहा है। तो dn इंटू un का स्क्वायर अपॉन ये n हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसकी पावर हाफ का इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेट कर दिया हमने, ये इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से लेकर के u स्पीड कितनी हो सकती है? स्पीड तो इनफाइनाइट हो सकती है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो एक तरीके से dn का एक्सप्रेशन पता होता है, dn अपॉन n वैल्यू पुट करोगे, इंटीग्रेट सॉल्व करोगे। अब वो तो देखो फॉर्मूला जो भी आएगा, फॉर्मूला तो सॉल्व करने पर मैथमेटिकली आपको नहीं करना, एंड दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 3RT अपॉन m। तो गाइज ये फॉर्मूला है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, URMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT अपॉन m। नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन। So this is the method to find out root mean square speed. So this is the formula. एक और स्पीड होती है सेकंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। UMP, most probable speed, the speed possessed by maximum number of molecules in the given gas system. The speed possessed by maximum number of gas molecules, the speed possessed by maximum number of gas molecules in a gas system, that is called most probable speed। अच्छा, वो कैसे फाइंड आउट करनी है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, बट पता है आपको मैक्सिमा फाइंड आउट करना है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। तो वो जो मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी और उसको जीरो कर दो। फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो करोगे तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन जिससे आपके पास एक वेलोसिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड यूएमपी। आपको नहीं करना ये सब, बट इतना पता है किसी फंक्शन का मैक्सिमा फाइंड आउट करना हो तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल क्या करते हैं? जीरो। तो यूएमपी कम्स आउट टू बी, याद रखें, 2RT अपॉन m। ऑफकोर्स साफ दिखाई पड़ता है कि UMP इज लेस देन URMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड से कम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नोट करो, एक और स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड। डू इट, लिखो उसको। थर्ड स्पीड, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड।
यू एवरेज। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है? सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो भी हो उसका लीनियर एवरेज फाइंड आउट कर लो। कैसे? मान लो यू एवरेज वुड बी u1 प्लस यू, अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, u3 प्लस un, मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी ये स्पीड है, n मॉलिक्यूल्स हैं तो दे में हैव द स्पीड लाइक दिस, तो डिवाइडेड बाई n, तो क्या बोल दोगे? अच्छा, ऐसे ही बोल सकते हैं dn1 u1 प्लस dn2 u2 प्लस dn3 u3 प्लस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ही है, यही तो है। तो एक तरीके से इंटीग्रेट हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये जो स्पीड आएंगी ये तो इन्फिनिटी तक जाएंगी स्पीड। भाई स्पीड तो u1 u2 अप टू इन्फिनिटी इट कैन गो, इन्फिनिटी तक लो, एंड un की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, तो दीज स्पीड्स कुड बी इन्फिनिटी एनी वैल्यूज। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और जो स्पीड की वैल्यूज हैं वो तो इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। वैसे तो u इन्फिनिटी तक है, u इन्फिनिटी ले लो, un ले लो, un कैन बी इन्फिनिटी, एनी मॉलिक्यूल कैन हैव द इन्फिनिटी स्पीड एज पर द ग्राफ। सो दिस विल बी इक्वल टू dnu इंटू u अपॉन n। अब dn अपॉन n की वैल्यू अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की जो इक्वेशन थी उससे पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कौन करेगा? हम ना कर रहे, जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है। सो वी फाइंड द वैल्यू u एवरेज कम्स आउट टू बी व्हाट? 8RT अपॉन पाई m। गाइस फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखें। अच्छा, इनके रिलेटिव वैल्यूज अगर चेक करें तो ग्राफ में अगर बनाना चाहो तीनों तरह की स्पीड, तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस 1 अपॉन n dnu अपॉन du वर्सेस u। मान लो इस टाइप का ग्राफ है, तो देखो ये तो ump हो गया जो कि लोएस्ट वैल्यू है, उससे हायर वैल्यू है एवरेज और हाईएस्ट वैल्यू है, सो दिस इज ump, this is u average and this is u RMS. These are the values. तो ump is the lowest, उससे ज़्यादा है u average and greater than u RMS। और इनका रेशियो भी निकालना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? ump for a particular gas is to u average is to u RMS would be स्क्वायर रूट ऑफ कितना? जरा देखना, mp क्या था? 2RT अपॉन m इस टू 8RT अपॉन पाई m इस टू 3RT अपॉन m। RT अपॉन m कैंसिल आउट हो गया पूरी इक्वेशन से, तो सिंपल रेशियो √2 इस टू √8 अपॉन पाई इस टू √3। √3 की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द √8 अपॉन पाई विच इज़ ग्रेटर देन √2। तो इसका मतलब दिस इज़ द ऑर्डर। जेई में आ चुका है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि इतने आसान सवाल तक पूछ लेते हैं। अगर फॉर्मूले किसी को मालूम हो तो बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लोअर देन द एवरेज स्पीड इज लोअर देन द RMS स्पीड। तो मैं इकट्ठे एक साथ फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप ये पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ये तीनों तरह की स्पीड इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं, जैसे ump 2RT अपॉन m, u RMS की जगह u पहले एवरेज ले लो बढ़ते क्रम में, 8RT अपॉन पाई m, u RMS स्क्वायर रूट 3RT अपॉन m। अच्छा, ये तीनों स्पीड जो हैं इनके फॉर्मूले दे आर एप्लीकेबल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस फॉर्मूले
are applicable only when gas system contains large number of molecules। ऐसा ना हो कि मॉलिक्यूल में कह दे 50 ही मॉलिक्यूल है, बस एक कंटेनर में 10 मॉलिक्यूल की ये स्पीड, 5 मॉलिक्यूल की ये स्पीड और इस टेम्परेचर पर हैं, देन दीज फॉर्मूले विल नॉट बी एप्लीकेबल। दीज फॉर्मूले आर बेस्ड ऑन Maxwell distribution of molecular speed, which is based on statistical analysis, and statistics is applicable to the large sample। अरे statistics is applicable to the large sample, statistics is not applicable to the very small sample। तो ये जब भी एप्लीकेबल है फॉर्मूले व्हेन अ गैस सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर छोटे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेरी स्मॉल सैंपल है कंटेनिंग 50, 100, 200 मॉलिक्यूल, देन दीज फॉर्मूले विल नॉट बी एप्लीकेबल। मैं एक सवाल लेता हूं, क्वेश्चन ऐसे कह दे एट 300 केल्विन फॉर O2 फॉलोइंग डेटा इज फाउंड। क्या 10 मॉलिक्यूल्स, स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, मान लो 50 मॉलिक्यूल्स, स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, एंड मान लो 40 मॉलिक्यूल्स, स्पीड मान लो 150 मीटर पर सेकेंड। 300 ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे फाइंड UMP एंड U एवरेज। अब मान लो ये क्वेश्चन हो आपके सामने, मैं ऊपर जो बात कह रहा हूँ ना उसको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर समझ में तो आ गया, क्यों दे रहे हो क्वेश्चन? आज समझ में आ गया, कल तक याद रहेगा, 1-2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद सब उड़ जाएगा दिमाग से आपके। अगर ये पॉइंट भी लिखा होगा और साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन भी होगा जो कि पॉइंट को इलस्ट्रेट कर रहा होगा, तो फिर आप समझ जाओगे कि हाँ इस पॉइंट का मीनिंग यही था। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे। तो 300 केल्विन दिया हुआ है O2, इसमें ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। क्यों? कितने मॉलिक्यूल हैं? 10 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल, टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं। इट इज सच ए वेरी स्मॉल सैंपल दैट दिस फॉर्मूले, दिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दिस। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड कॉन्सेप्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सच ए स्मॉल सैंपल। तो फिर क्या सॉल्व ना करेंगे क्वेश्चन? नहीं करेंगे ना, बाय डेफिनेशन सॉल्व करेंगे। जरा देखना, UMP आपको पता है परिभाषा से क्या होता है, दैट स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 50 मॉलिक्यूल्स जो स्पीड रखते हैं वही है, तो ये 200 मीटर पर सेकेंड हो गई। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद मान लो U एवरेज निकाल लें। तो एवरेज निकालना है तो क्या, 10 मॉलिक्यूल्स विद द स्पीड 100 प्लस 50 मॉलिक्यूल्स विद द स्पीड 200 प्लस 40 मॉलिक्यूल्स विद स्पीड 300 अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स 100 कर लेना, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इन दिस क्वेश्चन दीज फॉर्मूले कैन नॉट बी अप्लाइड एंड दे विल नॉट मैच विद दीज आंसर्स, क्योंकि ये फॉर्मूले जब भी एप्लीकेबल हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद अ वेरी लार्ज सैंपल एंड अकॉर्डिंगली आप मैक्सवेल फॉर्मूले अप्लाई करके ये आपने फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स याद रखें, नोट करो पूरी बात। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो हमने बात कर ली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की, सारे पॉस्टुलेट, सारे पॉइंट्स लिख लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ग्राफ कैसे वेरी करते हैं वो भी हमने लिख लिए, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी कॉशियस। फिर एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया ही है आपको कि अगर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल। अगर 10, 20, 50, 100, 200 मॉलिक्यूल हुए कंटेनर के अंदर तो फिर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते स्पीड वाले जो थे, URMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन M, ना वो ना लगा पाएंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक वन क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर
URMS of O2 is half of UMP of most probable speed. UMP most probable speed of helium at 500 Kelvin. क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, एट व्हाट टेम्परेचर URMS O2 ऑफ O2। अब ऐसे में कुछ बोला नहीं कि लार्ज सिस्टम है कि छोटा सिस्टम है, तो लार्ज सिस्टम बना करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो एट व्हाट टेम्परेचर URMS ऑफ द O2 इज हाफ ऑफ U मोस्ट प्रोबेबल ऑफ हीलियम एट 500 केल्विन। सीधा साधा क्वेश्चन है, जेई में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या बोल रहे हैं, URMS इज ऑफ O2 एट व्हाट टेम्परेचर, T है मान लो, इज हाफ ऑफ U most probable of helium at 500 Kelvin। लगाओ फॉर्मूला, URMS क्या होता है, रूट 3R इंटू टेम्परेचर फाइंड आउट करना है अपॉन 32। अब 32 इंटू 10 to the power -3 लो या मत लो, क्योंकि वहाँ भी फिर वैसे ही ले लेना, कोई फर्क अंतर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल इज 2R इंटू टेम्परेचर 500 अपॉन मोलर मास इज 4। आप फिर भी अगर केजी में लेना चाहते हो तो ले लो, यहाँ भी 10 की पावर -3, उससे तो क्या अंतर पड़ता है, इतनी समझ तो होनी चाहिए। खैर एक काम करो, स्क्वायर रूट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 3R इंटू टी अपॉन 32 इंटू 10 to the power -3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2R इंटू 500 अपॉन 4 इंटू 10 to the power -3। ये कैंसिल आउट और यहाँ से R कैंसिल आउट। अब जरा देखना, 4 चौक 16 दूनी 32, 2 बार कैंसिल आउट, तो 3/2 T इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000। तो T की वैल्यू 2000 अपॉन 3 केल्विन। दैट्स इट, यही आंसर है। 667 केल्विन के आसपास यही आंसर है कि O2 की RMS की वैल्यू हाफ होगी ऑफ हीलियम एट 500 केल्विन। तो इजी क्वेश्चन, नोट करिए, नोट इट डाउन, सॉल्व करो। और एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का, सिंपल क्वेश्चन, मान लो ऐसे पूछ लें कि a gas X has its average speed twice of UMP of SO3 gas. A gas X has its average speed twice of UMP of SO3 gas at 300 Kelvin. Find molar mass of gas X। बस ये क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को, करो अटेम्प्ट क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में गैस X हैज द एवरेज स्पीड, तो U एवरेज ऑफ गैस X सेम टेम्परेचर, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो 300 केल्विन पर ही है ये सब कुछ, एवरीथिंग एट 300 केल्विन। तो गैस X हैज इज एवरेज स्पीड ट्वाइस ऑफ UMP एट 300 केल्विन, दोनों ही 300 केल्विन पर हैं। इसका मोलर मास बताना है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ UMP ऑफ O2 SO3 एट 300 केल्विन। जरा फॉर्मूला लगाओ, UMP कितना था, 8RT अपॉन पाई एम, यही था ना, इज इक्वल टू 2 इंटू UMP कितना, रूट 2RT अपॉन M, मोलर मास M ऑफ SO3, स्क्वायर कर दो, तो 8RT अपॉन पाई इंटू M फाइंड आउट करना है X का 4 इंटू
2RT/80 होता है मोलर मास। ग्राम पर मोल भी आ जाएगा। अगर यहाँ किलोग्राम पर मोल लोगे तो यहाँ भी किलोग्राम पर मोल लोगे तो कोई अंतर नहीं है। 80 ले लो चलेगा। RT से RT कैंसल्ड आउट, 4 दूनी 8, 10 बार 1/10 आ गया ये। तो mx की वैल्यू कितनी आ गई? 8 × 10/पाई, यही हुआ ना? हाँ, तो बस 80/पाई, पाई की मतलब ठीक है भाई, ये बोल दो ग्राम पर मोल। दैट्स इट, यही आंसर है। तो मोलर मास ऑफ द गैस X शुड बी 80/पाई ग्राम पर मोल। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन of molecular speeds, various type of speeds, kinetic theory of gases. This is over. अब थोड़ा सा एक हम अपने लीक से हट करके कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, फॉर्मूले बताएंगे, डेरिवेशंस की आवश्यकता नहीं होती, वो फिजिक्स में भी कॉमन होता है, बट क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। तो ये सब पूरी बात लिखने के बाद हेडिंग लिखो, कोलिशंस, मॉलिकुलर कोलिशंस इन गैस। हेडिंग लिखो मॉलिकुलर कोलिशंस इन गैस। नोट करो इसको। आइडियल गैस, सब कुछ आइडियल गैस के लिए है। इट इज अगेन बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मॉलिकुलर कोलिशंस एक गैस, अब कोई गैस होती है कंटेनर में, तो आप तो जानते ही हो विद अ वेरी हाई स्पीड, 300, 400, 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की। भारी हैं तो स्पीड थोड़ी कम होगी, पर 100, 150, 200 मीटर पर सेकेंड तो होती है। इतनी तेज स्पीड से मॉलिक्यूल दौड़ेंगे तो टक्कर तो मारेंगे ही, आपस में भी टक्कर मारेंगे और दीवारों से भी टक्कर मारेंगे, और दीवारों से टक्कर मारने के कारण यू ऑब्जर्व प्रेशर व्हेन यू मेजर द प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर। बट आपस में भी तो कोलिजन कर रहे हैं वो, एंड दे डू अ ह्यूज नंबर ऑफ कोलिजन्स, बिलियंस ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम। तो हमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं इसमें मॉलिकुलर कोलिजन्स में, कोलिजन फ्रीक्वेंसी is a Z11 between the similar molecules, and this is another is mean free path. This is important, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। This is important. मीन फ्री पाथ पर एक दो बार क्वेश्चन फिजिक्स में भी पूछे गए हैं, केमिस्ट्री में भी उसको रेफरेंस के रूप में यूज किया गया है, भले ही न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमसे नहीं कराई गई। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब थोड़ा सा एक बार समझो। जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, ये रहा। अब मान लो ये मॉलिक्यूल जो है वो, ये अब जब स्वीप करेगा तो एक तरीके से कोई और मॉलिक्यूल जो होगा, मान लो वो सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया, तो लगभग ये वाला वॉल्यूम वो स्वीप करेगा। लाइक दैट, इसकी जरूरत नहीं है। लाइक दिस। इस टाइप से ये एक मॉलिक्यूल है और ये इसका डायमीटर है d, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है दूसरा मॉलिक्यूल अगर उससे कोलाइड कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो d। ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज कॉल्ड, तो सिग्मा यहाँ पर कहलाता है। सिग्मा क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन। मिनिमम distance between two gas molecules, तो minimum distance between two gas molecules during
बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन। अच्छा, किसी गैस के अंदर हम ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल, ये पॉइंट एनालिसिस करेंगे। ऑल गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, किसी पर्टिकुलर गैस, आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप मतलब स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, एंड मास। तो ऑल गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, एंड मास। ये अलग चीज है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ड्यूरिंग कोलिजन्स दे विल नॉट चेंज द शेप, नो चेंज इन शेप ड्यूरिंग कोलिजन। ऐसा नहीं कोलिजन करने के कारण वो एकदम अपनी शेप चेंज कर ले, नहीं, दे विल रिमेन स्फेरिकल। तो जैसे मॉलिक्यूल है, टक्कर मार रहा है, अब ये दो टक्कर मार रहे हैं, तो कोई मॉलिक्यूल अगर मूव करेगा, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी मूविंग विद द सेम स्पीड, यू एवरेज, ये भी मान के चलते हैं। वैसे तो सारी अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, बट एवरेज स्पीड मान के वो चल रहे हैं, ये हम एनालिसिस में ले लेते हैं। एंड सिग्मा इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन, इसे कोलिजन डायमीटर भी बोलते हैं, कॉल्ड कोलिजन डायमीटर। पाई आर स्क्वायर, ये जो एरिया है, दिस एरिया पाई डी स्क्वायर है, ये कोलिजन डायमीटर, इसे बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। वैसे जरूरत नहीं है, हमें सीधे फॉर्मूले यूज करने हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स वाले थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। दिस इज डी, और यहां से लेकर के सेंटर से लेकर के यहां तक की भी ये डी है, स्फेरिकल है, ये पूरा स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर हो गया ये क्रॉस सेक्शन। तो दिस एरिया पाई डी स्क्वायर है, एंड दिस इज कॉल्ड कोलिजन क्रॉस सेक्शन। एंड सिग्मा इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स, और कोलिजन डायमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर ये सिग्मा है तो वो हिट करेंगे, और सिग्मा से कम है तो पक्का हिट करेगा, और सिग्मा से ज़्यादा है तो हिट नहीं करेगा। मान लो सेंटर है, अगर ये सेंटर कोलिजन जो क्रॉस सेक्शन है इसके अंदर आ गया, मान लो मॉलिक्यूल का सेंटर यहाँ आ गया, ये सेंटर है मॉलिक्यूल का, तो इस टाइप की सिचुएशन हो गई, ये हिट होगा। और यदि सेंटर बाहर होगा तो वो हिट नहीं करेगा, मिस, हिट मिस। अगर सेंटर ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल comes into this collision cross section, it will hit. If it is outside, then it will miss. जब ये मूव करेगा ये वाला पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो इसके बेसिस पर जब एनालिसिस करते हैं तो हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ लैम्डा। क्या फॉर्मूले हैं? पहले बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। जरा ये पूरी पॉइंट नोट करो, ये राइट साइड वाले पॉइंट भी नोट करो, मैं हटाऊं फिर ये सब, नोट करें इसको। जैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11 बोलते हैं, 11 मतलब अमंग द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन्स between similar gas molecules per unit volume per unit time। ऐसे डिफाइन होता है। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स इन द गैस सिस्टम
per unit time, per unit volume, that is called collision frequency, and the formula is 1 upon root 2 pi sigma square and u average into n upon v का square. दिस इज द फॉर्मूला, बिल्कुल यही n अपॉन v का स्क्वायर, वेयर ये है फॉर्मूला. क्या सर ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है. ये हमारी केमिस्ट्री में काम में नहीं आता, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं. अब यू एवरेज तो सिग्मा तो पता ही है, कोलिजन डायमीटर, एंड यू एवरेज इज आपको पता है एवरेज स्पीड, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है पता है आपको, 8RT अपॉन पाई m. n टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एंड v वॉल्यूम ऑफ वेसल. V is the volume of the vessel. This is the formula that you should remember. तो guys ये तो था कोलिजन फ्रीक्वेंसी. आ गई बात समझ में आपको? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो. यहीं पे एक टर्म डिफाइन करना था हमें, क्या? मीन फ्री पाथ. लैम्डा से डिनोट करते हैं. व्हाट इज इट? मीन फ्री पाथ. फ्री मतलब बगैर टकराए दौड़ गया. अब कोई मॉलिक्यूल है, मान लो ये ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, टकरा गया, इधर भाग गया, टकराया, फिर इधर भाग गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया. ये था मॉलिक्यूल, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ है. अभी एक दूसरे मॉलिक्यूल टक्कर मारने से पहले λ1 डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर λ2 की, फिर λ3, फिर λ4, फिर λ5 एंड सो ऑन. अब पहली बार टक्कर मारी तो λ1 डिस्टेंस, टक्कर मार करके उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी सब चेंज हो जाती है. बट दो टक्करों के बीच में मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन मूव करता है, बताया हुआ था ये, बिकॉज देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. दूसरी टक्कर के तीसरी टक्कर मारने से पहले, पहली टक्कर मारी, दूसरी टक्कर मारने से पहले λ2 चला, तीसरी टक्कर मारने से पहले λ3. ये तो अलग अलग डिस्टेंसेज हैं. द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. तो average distance traveled by a gas molecule between two successive, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, two successive collisions is called mean free path. लैम्डा, ये है भाई डेफिनेशन. क्या? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. तो व्हाट इज लैम्डा? अब मान लो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस अब जितने भी हैं अपॉन number of collisions. Total distance traveled upon number of collisions. तो यही तो हुआ total collisions. तो total distance traveled upon number of collisions. ये अब इसका एक्सप्रेशन जो आता है फॉर्मूला वो याद कर लो, √2 पाई t स्क्वायर एंड इंटू n अपॉन v. चेक कर लेते हैं, यही फार्मूला है ना. लैम्डा इज, नहीं थोड़ा चेंज करो फार्मूला, कम यूज़ में आता है तो आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर. लैम्डा का फार्मूला ये आप याद करें, 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर, पाई सिग्मा स्क्वायर एंड इंटू n अपॉन v. तो v अपॉन n. दिस इज द फॉर्मूला. तो गाइज ये फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का. एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ.
and the formula comes out to 1/√2 pi sigma square and into v upon n। v क्या है, n क्या है, सिग्मा क्या है, ये सब डिफाइन कर चुके हैं। ऐसी एक टर्म और होता है मीन फ्री टाइम। मीन फ्री टाइम पर तो जेई 2020 में क्वेश्चन आया, फिजिक्स में आया, केमिस्ट्री में नहीं आया, फिजिक्स में आया है, बट वो फिजिक्स या केमिस्ट्री क्वेश्चन आसान था तो वी कैन डू। पहले ये नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। तो फॉर्मूला आ गया मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन एन। और साफ दिखाई पड़ता है वी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, साफ दिखाई पड़ता है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ऑब्वियसली मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा, यदि वॉल्यूम ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करेगा बिफोर कोलिजन्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने कम होंगे तो भी कोलिजन्स की जो डिस्टेंस है सक्सेसिव कोलिजन्स में मीन फ्री पाथ दैट विल बी लार्जर। सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, चूंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है फॉर ए गिवन गैस, पाई तो कांस्टेंट √2, तो v अपॉन n। आप तो ये बात जानते हो कि pv इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT। तो यूं भी कह सकते हो कि pv इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू RT। तो v अपॉन n इज प्रोपोर्शनल टू t अपॉन p। कह सकते हैं नहीं? साफ दिखाई पड़ता है कि लैम्डा is proportional to v upon n, या और lambda is proportional to t upon p। इस तरीके से if volume of the gas system is constant, if volume of the gas system is constant, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो फिर तो v तो कांस्टेंट, n तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, तो फिर तो लैम्डा विल रिमेन, लैम्डा विल बी कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान दो, तो सर ये डिपेंड तो कर रहा है टेम्परेचर प्रेशर पे। अरे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो टी पी कैंसिल आउट हो जाए। वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी कंटेनर का, नंबर ऑफ मोल्स जो भर दिए या मॉलिक्यूल्स भर दिए वो फिक्स्ड हैं, ये तो सब कांस्टेंट है ही। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पर भी लैम्डा विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये था, यहीं पे एक टर्म और डिफाइन करते हैं, मीन फ्री टाइम। व्हाट? टाउ, इसे टाउ बोलते हैं, TAU, ताऊ नहीं, ताऊ जी, ताऊ क्या करे, ताऊ ताऊ तो टाउ। फ्री टाइम क्या साफ दिखाई पड़ता है, मीन फ्री पाथ लैम्डा है, मीन फ्री टाइम द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एवरेज टाइम टेकन between two successive collisions। ऑब्वियसली फिर टाउ किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब वो लैम्डा है एवरेज डिस्टेंस, अपॉन कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। तो टाउ इज इक्वल टू द लैम्डा, लैम्डा मीन्स व्हाट? मीन फ्री पाथ अपॉन एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड या एवरेज स्पीड विद विच द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। सो दैट इज टाउ। टाउ इज फ्री मीन फ्री टाइम। ये कौन सा फॉर्मूला है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। क्वेश्चन पे आओ। अब एक पहली पूरी बात नोट करो, बस हमें दो बातें याद रखनी है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर नहीं भी याद है ना तो चलेगा, बट मीन फ्री टाइम पर, मीन फ्री पाथ पर क्वेश्चन पहले आया है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, तो वो आपको याद रखना चाहिए, उसका फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, किस तरीके से वो टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है, दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, याद रखिए। एक क्वेश्चन लेंगे जो फिजिक्स में आया है जेईई मेन 2020 में, नोट करो, नोट इट डाउन।
लेट्स टेक वन क्वेश्चन, दिस इज जेई मेन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? द प्लॉट that depicts the behavior of mean free time डिफाइन किया टाउ। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ था, फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस for the molecules of an ideal gas as a function of temperature T quantitatively is चार ऑप्शंस। क्या क्या चार ऑप्शंस? tau versus root t and the graph is like this. Tau versus 1 upon t and the graph is linear like this. Tau versus 1 upon root t and the graph is linear like this. Tau versus root t graph is linear like this. ये क्वेश्चन था भाई, आसान सवाल है ये। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपको एक बात पता है, क्या पता है? जरा देखो यहाँ क्वेश्चन को। आपको मीन फ्री टाइम की बात कर रहे हैं तो टाउ, एंड टाउ इज इक्वल टू लैम्डा मीन फ्री पाथ अपॉन व्हाट? यू एवरेज। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो ऐसे में मानना पड़ता है कि देयर इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर, और फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर, फॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर लैम्डा इज कांस्टेंट। अभी अभी बता के चुके हैं, लैम्डा इज कांस्टेंट फॉर द फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ भी करो, बट एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिशंस विल रिमेन कांस्टेंट। तो लैम्डा इज कांस्टेंट, बट यू एवरेज का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट कितना? 8RT अपॉन पाई एम। साफ दिखता है कि यू एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर लाइक दिस। साफ दिखाई पड़ता है कि जो मीन फ्री टाइम है that is inversely proportional to the root of temperature. Like that situation will be there. U average is directly proportional to the root of temperature, and root of temperature नीचे आ गया। इसका मतलब tau और root of temperature must be the straight line. Which graph? C is the right answer. C is the right answer. तो guys ये था, C is the right answer for this question. Important question. ये क्वेश्चन फिजिक्स में आया है, फिजिक्स में, बट दिस कैन बी आस्क्ड इन केमिस्ट्री ऑल्सो बिकॉज KTG इज कॉमन इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री। तो गाइज ये था KTG इज ओवर, आइडियल गैस इज ओवर, फिनिश्ड। आइडियल गैस पार्ट इज फिनिश्ड, एंड वी शैल टॉक अबाउट द रियल गैसेज इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।